हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं श्रीकेश कुमार। आप देख रहे हैं SK Academy YouTube channel.com। दोस्तों, इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी यानी पिट के एग्ज़ाम के बारे में। यानी पिट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन का पूरा सलूशन मिलेगा। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संगम युग खालिस्तान के इतिहास से संबंध है, तो किसका संबंध है दोस्तों? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिम भारत? तो किसका संबंध है दक्षिण भारत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तमिल भाषा का सबसे पुराना साहित्य संगम इतिहास के नाम से प्रसिद्ध है। संगम का अर्थ क्या है दोस्तों? संख्या परिषद। 100वीं से 250वीं के बीच दक्षिण भारत में तीन सभाएं आयोजित की गई थी। तीन सभाएं आयोजित की गई थी। इन सभाओं को इतिहास में संगम युग के रूप से जाना जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तीन सभाएं स्थापित की गई थी, इनको किसके? संगम युग से जाना जाता है। इन क्षेत्र को कृष्णा नदी के दक्षिण भूमि से 3 राज्यों से विभाजित किया गया था। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से विभाजित किया गया था। ये भी नोट कर लेना दोस्तों। इन क्षेत्रों में कई राज्य थे जैसे जिनमें से क्या है? चेर, चोल और पांड्या भी शामिल थे। तो दोस्तों इनको नोट बना करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके खिलाफ वाडीवास के निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी? तो किसके खिलाफ लड़ी गई दोस्तों? ऑप्शन आपके पास है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन देख कर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आइए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा थी और ये वैश्विक स्तर पर लड़े जा रहे सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा थी। बंगाल और हैदराबाद से पर्याप्त लाभ अर्जित करने के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकार के लिए पक्का रास्ता था और भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक विस्तार में कमी आई। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन देकर बताइए। तो किसने किया था? खान बहादुर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यानी इससे रिलेटेड पहले देख लेते हैं दोस्तों विद्रोह के केंद्र और नेता। जैसे बरेली के नेता कौन थे? बहादुर खान। दिल्ली के कौन थे दोस्तों? जनरल बख्त खान। लखनऊ में बेगम हजरत महल। बिहार कुंवर सिंह। और जो फैजाबाद है वहाँ के मौलवी अब्दुल्ला यानी अहमदुल्ला। झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, सब जानते हैं। बागपत शाहमल थे और कानपुर नाना साहेब थे। तो इनको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? GK गोखले द्वारा अकाल राहत और जनजातीय सुधार हेतु निम्न में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 में से दिक्कत बताइए किस संगठन की स्थापना की गई थी? संगठन द सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 1। इससे रिलेटेड आकर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने द सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी कि भारतीय समाज सेवा की स्थापना की थी दोस्तों। द सोसाइटी ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के सेवा का गठन 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। 1899 में गोखले को बॉम्बे विधानसभा परिषद में चुना गया था। तो ये भी नोट कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें 20 दिसंबर 1901 को भारत के जनरल गवर्नर की स्पाइरल काउंसिल में भी चुना गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो दोस्तों ऑप्शन देकर बताइए कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है।
तो दोस्तों कौन सी नदी है, वो है काबिनी नदी। कौन सी नदी, काबिनी नदी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों उपयुक्त नदियों में जितनी भी नदियाँ दी गई हैं, काबिनी नदी बंगाल की खाड़ी मिलती है। कहाँ मिलती है, जो काबिनी नदी हो बंगाल की खाड़ी मिलती है। कर्नाटक से तिरुमकुलादुलु, नरसीपुरा में कावेरी के साथ विलय होता है इसका। ठीक है दोस्तों, नरसीपुरा में कावेरी के साथ विलय होता है। और इसमें भी जितने भी फैक्ट दिए हैं इन सबको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6। रूपांतरित सीमाएं किस श्रेणी के दोष के अंतर्गत आती हैं। जो रूपांतरित सीमाएं हैं दोस्तों, ये किस श्रेणी के दोष के अंतर्गत आती हैं, किस दोष के, स्ट्राइक स्लिप, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉल्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि इससे भी पढ़ लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में कोई ऊर्ध्वाधर विस्थापन नहीं होता है, इसके बजाय चट्टानों का एक क्षैतिज विस्थापन होता है जहां चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं, यही कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिन और रात की अवधि के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आप खुद देखकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अंतर भूमध्य रेखा के पास कमतर और उत्तरोत्तर में अधिकतम हो सकता है दोस्तों, या फिर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा कर बताइए कि क्या हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि अंतर भूमध्य रेखा के पास कमतर और उत्तरोत्तर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ध्रुवों में दिन और रात की लंबाई में इतना अंतर होता है कि वहाँ 6 महीने का दिन, कितने महीने का, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, वो भी किसमें, ग्रीष्म, यानी गर्मियों में 6 महीने का दिन और सर्दियों में 6 महीने की रात होती है। दूसरी ओर भूमध्य रेखा का दिन और रात 12 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है तो 12 घंटे का होता है, और उनकी लंबाई ऋतुओं से प्रभावित नहीं होती हैं। दोस्तों इसको अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताई गई है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताई गई दोस्तों, यानी अनुच्छेद नंबर 53(1). ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति प्रमुख रूप से संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार निहित है। राष्ट्रपति के पास सभी संवैधानिक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, सभी संवैधानिक क्या होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, जिनका वे सीधे या अधिकारियों के अनुसार उनके समस्त दिन होते हैं या अधिकारियों के माध्यम से अभ्यास कराते हैं। हालांकि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सहायता दी जाती है। ठीक ना दोस्तों, और सलाह के अनुसार कार्य भी किया जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है संविधान के कितने अनुच्छेद 74वें में अगुवाई करता है मंत्रिमंडल के अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है, कौन प्रेरित है दोस्तों, उद्देश्य संकल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 या इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प से प्रेरित होती है। किससे दोस्तों, उद्देश्य संकल्प से प्रेरित होती है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को प्रस्तावित किया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रस्ताव को 12 जुलाई 1947 को अपना भी लिया गया किसके ना, संविधान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं स्नेल का नियम किससे संबंधित है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। जो स्नेल का दूसरा नियम होता है साइन आई अपान साइन आर। ठीक है ना दोस्तों, बराबर क्या होता है, नियतांक, उसी से संबंधित होता है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक किरण, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों और अपनी कॉपी पर लिख भी लीजिए। जब प्रकाश की किरण यानी एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो दोनों साधनों से क्या होती है दोस्तों, यानी कि जहाँ पर उसकी सीमा होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो अपने मार्ग से जो होती है वो क्या हो जाती है, विचलित रहती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इसमें जो भी दिया स्नेल का नियम उसको भी राइट कर लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यदि परिवार में कोई सदस्य
अधिक भोजन करने के कारण एसिडिटी की समस्या से पीड़ित है तो निम्नलिखित में से किसका आप एक उपचार के रूप में सुझाव देंगे। तो एसिडिटी हो गई किसी परिवार आपके परिवार में, तो किसका उपचार देंगे? इसको देंगे बेकिंग सोडा। यदि उसको बेकिंग सोडा देंगे तो उसका इलाज हो सकता है। दोस्तों, अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार जो होते हैं एक दूसरे क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित हो तो उसे क्षारीय विलयन से इलाज कराने की आवश्यकता होती है। किससे? क्षारीय विलयन। नींबू और सिरका जो होते हैं दोस्तों प्राकृतिक में अम्लीय माध्यम में होते हैं, जबकि बेकिंग सोडा प्राकृतिक में क्षारीय माध्यम में होते हैं। इसलिए उस व्यक्ति को क्या दी जाती है? बेकिंग सोडा दी जाती है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है और सिरका में एसिटिक एसिड होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, जो कि क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, जबकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन देखकर बताइए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिका अंग जिम्मेदार होता है। वो कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। राइबोसोम क्या है दोस्तों? यह एक कोशिकीय अंग है। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। यह रफ अंतर्द्रवी जालिका बनाने के लिए अंतर्व्यायी जालिका से बंधे रहते हैं या प्रोटीन बनाने के लिए एक माइक्रो मशीन के रूप में कार्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। इकोटोन यानी कि संक्रामिका के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? देखकर बताइए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। 3 ही ऑप्शन है, देखकर बताइए कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्यों। दोस्तों, जो ये इकोटोन होता है ये आसपास के पारिस्थितिक तंत्र जो हमारे आसपास है तंत्रों के माध्यम से परिसीमा संक्रमण क्षेत्र होता है। यह चौड़ाई में अलग अलग हो सकता है और तनाव के क्षेत्रों का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि पौधों और जीवों की समान प्रजातियों में साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। यह एक व्यापार क्षेत्र हो सकता है और आसन्न समुदाय के क्रमिक सम्मिश्र को दर्शाता है। दोस्तों, इसको अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन को दोस्तों नीचे दिए गए सूची का इस्तेमाल यानी कि मिलाना है। तो इसमें से दोस्तों ध्यान से देखिएगा और मिलाने का प्रयास करिएगा कि कौन सा किस में मिलेगा, और इसका हम सलूशन में बता दे रहे हैं। तो ऑप्शन देखकर बताएं तब तक आप। तो ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ए है वो फर्स्ट में चला जाएगा, बी वाला जो है सेकंड में चला जाएगा, सी वाला थर्ड में, यानी कि सीधा सीधा ही लिखा हुआ है। और ये आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। जैसे हुगल हिरण कहाँ पर होता है? कश्मीर में पाया जाता है। बारहसिंगा या दलदली हिरण ये कहाँ पर होता है? तराई क्षेत्र में पाया जाता है। नीलगिरी तहर ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? शोला, कहाँ पर? शोला ग्रासलैंड में। इंडियन वर्ल्ड एप ये कहाँ पर होता है दोस्तों? लिटिल रन ऑफ कच्छ में। इसी प्रकार ये तेंदुआ हिमालय होता है ये कहाँ पर पाया दोस्तों? ये इससे भी नोट करके जरूर रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हिम तेंदुआ कहाँ पर? हिमालय में। कहाँ पर तो? हिमालय। एशियाई शेर गुजरात के गिरवन। ये शेर की पुंछमॉक ये पश्चिमी घाट। दोस्तों इसी प्रकार जितने भी दिए हैं सबको स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति का प्रकार जो खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति पर विचार नहीं करता, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास है, इन चारों ऑप्शन में से देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, कोर। कौन सा होगा? कोर मुद्रास्फीति होता है। आइए इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कोर मुद्रास्फीति वह शब्द है जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की सीमा को दर्शाने के लिए उपयोग किया था। किसको? सीमा को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन में मुद्रास्फीति पर विचार नहीं करती है। यह एक प्रमुख मुद्रास्फीति से प्राप्त धारणा होती है। ठीक है दोस्तों,
और इसको भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन THO और WTO, कौन सा? WTO दोस्तों, क्या है? WTO नियमों के तहत सब्सिडी नहीं है। तो कौन सी नहीं दोस्तों? जो व्हाइट बॉक्स सब्सिडी होती है ये WTO के नियम के तहत नहीं होती है। अगला इसी में क्वेश्चन क्या है दोस्तों? WTO तीन रंगीन बॉक्स में वर्गीकृत 3 प्रकार की सब्सिडी प्रदान करता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली दोस्तों नोट कर लीजिए ग्रीन, दूसरी है एम्बर और तीसरी है ब्लू। 3 होती हैं दोस्तों। कितनी? 3 होती है। इस प्रकार C यानी कि व्हाइट बॉक्स, जो ऑप्शन दिया गया था व्हाइट बॉक्स WTO के नियम के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर तीसरा सही होगा। ग्रीन बॉक्स की आर्द्रता प्राप्त करने के लिए सब्सिडी को व्यापार को विकृति नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपनी कॉपी पर नोट करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि ये इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18, सुरेखा सीकरी जिसका हाल ही में निधन हो गया, किससे जुड़ी हुई थी दोस्तों? जो हाल ही में जिनका निधन हुआ, सुरेखा सीकरी, तो किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? यानी किससे संबंधित थे? अभिनय से। किससे? अभिनय से। सुरेखा सीकरी ने थिएटर, फिल्मों और टेलीविजनों में काम किया था। ठीक है ना दोस्तों। इन्हें तमस 1988, मीमो 1900, मम्मो 1995 और बधाई और 2018, इस प्रकार से इनको अभिनेत्री पुरस्कार अवार्ड भी मिला था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, उड़ान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना। उड़ान का अर्थ क्या है? उड़ान जो है क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना है, और इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देकर बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़े दुनिया का आम नागरिक। ठीक है ना दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट कर लिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इनको अच्छे से अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि ये जो है करंट अफेयर से भी रिलेट कर रहा है, और बाकी यहीं से जो हमारा स्टैटिक्स जीके बनता है, स्टैटिक्स जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी यहीं से आ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसे इसमें दिया भी गया है, इनको नोट डाल करके इसको नोट कर लीजिए, ताकि भविष्य में या यूपी ट्रिपल सीपेट में अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो ये दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। किस संगठन द्वारा की गई थी? वो की गई थी FAO के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक दिए गए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसे थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 की रिपोर्ट 2020 के लिए खाद्य सुरक्षा और कुपोषण का पहला वैश्विक मूल्यवान प्रस्तुत करती हैं। इस बात का कुछ संकेत देती हैं कि 2030 तक जो भूख की स्थिति होगी वो कैसी होगी, वो इसी के द्वारा बताई गई है। जो 2030 में भूखमरी कहा जा रहा है दोस्तों, कि इस केस के तहत बताया जा रहा है कि 2030 में भूखमरी की स्थिति आ सकती है। एक ऐसे परिदृश्य में जो कि कोविड-19, जो इस समय के दौर में क्या चल रहा है, कोविड-19 की महामारी से स्थायी प्रभावों और अधिक जटिल हैं, यानी कि इससे अधिक जटिल होने की संभावना भी है। इसलिए आप लोग पहले से ही होशियार रहिए। रिपोर्ट किसकी दोस्तों? FAO की, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन IAFD। ठीक है ना। तो इसी प्रकार जितने भी दिए हुए हैं इसमें,
इनको अच्छे से अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ये करंट से बहुत रिलेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये आगे भी दिया गया है कुछ क्वेश्चन, इनको भी अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इनमें से कम आपको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बताया तो गया है केवल 20 ही क्वेश्चन, लेकिन इससे हम 20 पंचे, प्रत्येक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताए गए, तो आपको 20 पंचे 100 क्वेश्चन का रिवीजन हो गया है। यदि हमारी ये वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस टॉपिक के बारे में आपको, या जो टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, कोई भी टॉपिक हो जो आपके समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक को बताने का कथक प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you watching this my video.